हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सरे एवं मोजले लॉ पर आधारित जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ 2023, 24 और 22 के कुछ डुअल नेचर पर संबंधित एक्सरे और डुअल नेचर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलो सीधे हम लोग टॉपिक पर ही आते हैं, सवाल ही डिस्कस करते हैं। ये पहला सवाल है, इस सवाल को पढ़िए। इस सवाल में कह ये रहा है कि देखो, कह रही है एक्सरे खुली ट्यूब का कर्व प्लॉट किया गया है। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, नहीं, लैम्डा जो है एक्सरे है, ये इंटेंसिटी दिया है, ये एक्सरे का स्पेक्ट्रम है, उसका कर्व है, ठीक है। लैम्डा सी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। लैम्डा के अल्फा लाइन है, के अल्फा लाइन, ठीक है। जो भी टारगेट रखा गया होगा उसका के अल्फा लाइन। तो अब ये कह रहा है कि लैम्डा के माइनस लैम्डा सी की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी कब? जब वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है। लैम्डा सी इज मिनिमम वेवलेंथ, के अल्फा लाइन इज लैम्डा के एट द एक्सेलेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। वोल्टेज इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो लैम्डा के माइनस लैम्डा सी, मतलब इसकी ये दूरी ये बढ़ेगी कि घटेगी? देखो, लैम्डा सी इज कितना होता है? 12,000। हाँ, लैम्डा सी कट पे रहते हैं ना, तो 12,400 डिवाइडेड बाई ई। तो इसका मतलब ये 12,400 बटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड वोल्टेज। तो इसको मतलब हम लोग ये वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। जितना 12,400 बटा वोल्टेज, ठीक है ना। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो लैम्डा सी छोटी होगी, ठीक है। लैम्डा सी छोटी होगी, मतलब लैम्डा सी डिक्रीजेज एज बी इंक्रीजेज, ठीक है। अच्छा, के अल्फा लैम्डा के इज डिपेंड्स ऑन टारगेट, डिपेंड्स ऑन द टारगेट, ठीक है। नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज डिपेंड, तो इसलिए क्या है, देखो लैम्डा सी इधर जा रही है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, लैम्डा सी डिक्रीज है। तो क्या होगा, लैम्डा के माइनस लैम्डा सी
विल इंक्रीज, है ना, इंक्रीज। ये आपका उत्तर हुआ। पहला चीज के इंक्रीज है, लेमडा क्या डिक्रीज है, बात ही नहीं है। लेमडा के इंक्रीज है, सवाल ही नहीं है। लेमडा क्या डिक्रीज है, कुछ नहीं, ये भी गलत है। अगला सवाल देखिए। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि ये इतने एनर्जी का एक इंसिडेंट टंगस्टन टारगेट, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी इतनी है 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, 80,000 वोल्ट की है, ठीक है एनर्जी। और के सेल जो है ये 72.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का के सेल का है, ठीक है ना। एक्सरे इमिटेड बाय द ट्यूब कंटेंस ओनली, देखो क्या क्या चीज़ कंसर्न करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना काफ़ी पर्याप्त रखता है, ये देख काफ़ी एनर्जी रखता है, ठीक है ना। तो ये जो टारगेट है, टारगेट के सेल इलेक्ट्रॉन को भी भगा सकता है, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट कर सकता है के में, इसके पास ये ताकत है। क्योंकि ये के सेल को इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए 72.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे ज़्यादा रखता है। दूसरी बात, ये जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम ब्रेमस्ट्रोलुंग भी कहते हैं, है ना। तो ये ऐसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी पैदा करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका स्पेक्ट्रम बनेगा ऐसे। और इसके ऊपर के सेल का भी के सीरीज भी रहेगी, है ना, के अल्फ़ा के बीटा भी रहेगा, के गामा भी रहेगा, ठीक है, तो वो भी रहेगा। तो अब ये क्या है, मिनिमम कट ऑफ एक्सरे, ये तो होगा ही। ये इससे यदि ना मिनिमम निकालोगे तो ये 0.15 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो अ कंटिन्यूस एक्सरे विथ मिनिमम वेवलेंथ इतना, डू नॉट लॉ लगाओ, ये इतना आएगा। एंड द एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम टंगस्टन, टंगस्टन का टारगेट टंगस्टन है, तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक ये आएगा, तो ये आ गया ये, ठीक है ना। ये क्योंकि यहाँ टारगेट जो लिया है वो टंगस्टन है, तो ये होता है। बाकी सब गलत है। क्यों गलत है, देखो एक्सरे कंटिन्यूस होता इतना, ये केवल कंटिन्यूस एक्स्ट्रा दिया है, आधी बात बता रहा है, इसलिए गलत है। कंटिन्यूस एक्सरे विथ ऑल वेवलेंथ, ये भी ऑल वेवलेंथ, तो यही इसी बात को दूसरी तरह से बोल रहा है। ऑल वेवलेंथ नहीं है, ये कट ऑफ इसमें बोल दिया है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का स्पेक्ट्रम, आधी बात ये भी बता रहा है ना। कंटिन्यूस तो आएगा ही, ये एक्सरे ये भी आएगा, तो दोनों मिलाकर, तो इसलिए जिसमें बेस्ट आंसर है ये दोनों ही एक साथ आएंगे, ठीक। आगे देखो फिर, एक्सरे आर प्रोड्यूस इन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट अ गिवन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ठीक। वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूस एक्सरे हैज वैल्यू फ्रॉम, देखो लैम्डा मीन टू इन्फिनिट, लैम्डा जो होती है लैम्डा मिनिमम टू इन्फिनिट, ये होता है ना, अब तुम देखते ही हो, ऐसे ऐसे होता है। और इसी के ऊपर और जो के अल्फ़ा और वो जो रहेगा सो रहेगा। लेकिन ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ जो होती है लैम्डा मिनिमम, है ना, कट ऑफ से आगे, इसके पहले वाला नहीं रहेगा। तो देखो कोई है जी, लैम्डा मीन इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा मीन टू इन्फिनिटी, ये भी सही है, ठीक है ना, लैम्डा मीन टू इन्फिनिटी, ठीक है। और लैम्डा मीन जो है 0 से बड़ी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कट ही जाएगा। नेक्स्ट, एक्सरे कमिंग फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब विल बी, है ना, मोनोक्रोमेटिक,
मोनोक्रोमेटिक होती है क्या? नहीं, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक में केवल एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए। यहाँ तो वेवलेंथ का पूरा जखीरा है, देखो ऐसा, है ना। तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। हैविंग ऑल वेवलेंथ स्मॉलर देन सर्टेन मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम होना चाहिए ना। हैविंग ऑल वेवलेंथ लार्जर देन अ सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ, ये सही है। हैविंग ऑल वेवलेंथ लाइंग बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये भी गलत, केवल सी सही है। ठीक है ना। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, सिंपल। जो कुली ट्यूब का स्पेक्ट्रम जानता है वो इसको कर लेगा, कुछ नहीं है। आगे देखो, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे emitted from X-ray tube, shortest wavelength from X-ray emitted X-ray tube डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करेगी भाई? करंट इन द ट्यूब, सवाल ही नहीं है। वोल्टेज अप्लाइड ऑन द ट्यूब, ये सही है। नेचर ऑफ द गैस, उसमें गैस होती ही नहीं है, नेचर कहाँ से आएगा? एटॉमिक नंबर ऑफ द लार टारगेट मटेरियल, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल नहीं, इसमें के डिपेंड करेगा, है ना। तो इसलिए ये भी इस पर नहीं है, लैम्डा मीन नहीं होती ये। ठीक, आगे क्या पूछ रहा है देखो, ये सवाल है, इसको पढ़ो पहले। इस सवाल में ये कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि कुली ट्यूब है, एक कुली ट्यूब है, ये पार्ट है फिलामेंट का, है ना। यहाँ पर ये फिलामेंट में ये करंट बह रही है, यहाँ पे आई करंट बह रही है, ठीक है। तो ये जो आई करंट का मेन पर्पज रहता है कि ये हीटिंग करे और इससे ये फिलामेंट से, है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले, बस निकल जाओ, है ना। आई का मेन पर्पज है इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, कितनी एनर्जी रहेगा, इसको कोई लेना देना नहीं है, बस वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अच्छा, इसमें अप्लाइड वोल्टेज जो रहता है वो V, ठीक है ना। इसका काम है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके इतनी एनर्जी दे देना, EV, ठीक है ना, इतना दे दिया। और ये जो टारगेट है, ये टारगेट पर जाकर टकरा जाती है, ये क्या है? टारगेट है, बस इतनी कहानी है। तो देखो ये एक्सरे जो पैदा होगी ना, लैम्डा मीन पैदा होगा, ये डिपेंड्स अपन क्या, 12,400 बटा EV, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितनी एनर्जी आएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा नंबर, है ना। जैसे एक है V वोल्ट का है तो V से भाग दे दो, तो E को हटा दिया हमने, तो 12,400 बाई V, ये फार्मूला रहता है ना। तो ये वोल्टेज अप्लाइड पर, इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे निर्भर रहती है। फिलामेंट के आई से इस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और रही बात जो के एल जो सीरीज बनती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का, ये टारगेट पर निर्भर रहता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि वोल्टेज को आई इज डिक्रीज टू आई, टू आई को आधा कर दिया, कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। वोल्टेज को डबल कर दिया, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की दूरी, उस डिस्टेंस को आधा कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है ना। ये डिस्टेंस को आपने आधा कर भी दोगे ना, तो ये जो है एनर्जी जो होगी E जो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में EV होती है, और D पर डिपेंडेंट होती नहीं है, ठीक है ना। तो इस जानकारी के परिप्रेक्ष्य में तुम इस पर डिसाइड करो। द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, कट ऑफ वेवलेंथ रिड्यूस टू हाफ क्यों होगा भाई? वोल्टेज अच्छा वोल्टेज डबल हो गया ना, वोल्टेज डबल हो गया तो कट ऑफ वेवलेंथ देखो लैम्डा C क्या हो जाएगी, 12,400 बघा 2B हो जाएगी, है ना। तो लैम्डा C पहले की आधी हो जाएगी, ठीक है, ये बात तो सही है। द वेव लेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम, ये दोनों ही सही हैं, ये तो सही हो गया। ये बात क्या है, ये सही है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होगी वो टंगस्टन पर टारगेट पर निर्भर करती है, तो इसका टारगेट जो है वो है, टारगेट तो इन्होंने बदला नहीं। दूसरा, द कट ऑफ वेव लेंथ एज वेल एज द वेव लेंथ
कैरेक्टरिस्टिक विल रिमेन द सेम। कट ऑफ वेवलेंथ नहीं, कट ऑफ वेवलेंथ आधी हो जाएगी ना, आधी हो गई, वो तो सही है। कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ठीक है। द कट ऑफ वेवलेंथ will reduce to half and intensity of all the X-ray will decrease। I by 2 हो गया। देखो I का असर क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। I आधा होने से क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ रिड्यूस तो कंटिन्यूस एक्स्ट्रा का जो एक्सरे की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, होगी ना। देखो पहले ऐसे होती थी, ठीक। अब कट ऑफ जो है आधी हो गई, आधी ये इतनी हो गई। अब इंटेंसिटी ऐसे हो जाएगी कम, ऐसे, है ना। तो उसकी वजह क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, ठीक। एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे विल डिक्रीज, थोड़ा सा कम हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। द कट ऑफ यानी आई का ये असर पड़ेगा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये थर्मानिक एमिशन में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या आई डिसाइड कर रही है। द कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 टाइम लार्जर। ये लार्जर होने का कोई मतलब ही नहीं है, ये खत्म। तो सही उत्तर क्या हुआ, ए हो गया और सी हो गया, ठीक। ये देखिए, ये अगला सवाल देखिए कि ये बोल रहा है कि एक्सेलेटिंग पोटेंशियल इन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज्ड, द वेव लेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डोंट चेंज। ठीक है, वोल्टेज बढ़ गया तो ये एक्सरे का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे चेंज नहीं होती, वो टारगेट पर निर्भर करती है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक ऑन द टारगेट इन द एक्सरे ट्यूब द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एक्सरे एनर्जी। ये भी सही है, ये भी सही है ना, दोनों सही हैं। लेकिन दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट फैक्ट हैं। इसमें दो जो है एक का कारण नहीं है ना, कोई किसी का कारण नहीं है। तो इसलिए ये जो है 1 इज ट्रू, 2 सेंटेंस 2 इज ट्रू, सेंटेंस 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यानी एक्सप्लेनेशन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये जो है ये सही बात है, करेक्ट ये एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए सही लग रहा है, ठीक है ना। दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, है ना, बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स और अपने स्तर पर ही सही है। अगला सवाल देखो, शायद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है और ये बस 2024 में आया है ये। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल विथ वर्क फंक्शन इतना है एज। तो इससे पूछ रहा है वर्क फंक्शन इतना दिया है तो लैम्डा 0 कितना होगा। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगी, 12,400 डिवाइडेड बाई 663। ये लैम्डा 0 ये एंगस्ट्रॉम में होगी, ठीक है ना। ये वैल्यू जितनी आएगी तो कोई बात नहीं, ये इतना आएगी 6 से, ये जो भी आती है इसको भाग दो। ये देखो ये लैम्डा आ गई 1859 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, 3 गुणे 10 पर 8 घात इतना कर लिया। और इसको ये करीब करीब 2 है और ये है नहीं 1.6, ये इतना ये आ रहा है 10 पर 15 घात। इसके पावर बस उसको एडजस्ट करना है, तो ये है, बाकी तो ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या होता है, 2 सोर्स ऑफ द लाइट इमिट्स द पावर इतना वॉट एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फोटॉन
of the visible light emitted by each source having the energy 300 nm और ये तो इसमें जो एक जो है 300 nm का वेवलेंथ निकालता है, दूसरे का 500 है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये कहता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन, ठीक है। देखो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन, देखो ई लैम्डा बराबर 12,400 माने कांस्टेंट होगा, एनएम में है तो 1240 कर देते हैं, ठीक है ना। लैम्डा एनएम नैनोमीटर में रहेगी, ठीक है। तो ई लैम्डा बराबर इतना है और दोनों के पावर समान है। तो अब ये देखते हो क्या होगा, E1 लैम्डा 1 कितना 300 इक्वल टू E2 लैम्डा 2 कितनी है 500, ठीक है ना। तो इनका रेशियो क्या होगी, E1 बाई E2 का जो रेशियो है वो 5/3 है, ठीक है ना। अच्छा पावर कितना है, देखो एक फोटान की एनर्जी इतनी है और ये इतनी है, तो देखो P1 जो होगा N1 E1 है, ठीक है। P2 कितनी हो गई N2 E2 हो गई, ठीक है ना। P1 P2 बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि N1 E1 पावर जो एनर्जी 1 सेकंड में दे रहा, तो ये हो गई N2 E2, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि N1 बाई N2 निकालो, यही चाहिए ना, N1 बाई N2 इक्वल टू E2 बाई E1, ठीक है ना। और E1 बाई E2 तो ये हो गया 3/5, तो 3 5 से 80 उत्तर हो, ठीक है ना। ये इसमें यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, यदि फोटान का वेवलेंथ कम हुआ तो एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी बढ़ गई तो नंबर ऑफ फोटान सेम पावर की स्थिति में नंबर ऑफ फोटान कम हो जाएंगे, है ना। यदि वेवलेंथ बढ़ गई तो नंबर ऑफ फोटान बढ़ जाएंगे, यदि पावर सेम हो तो ऐसी ये स्थिति हम लोगों ने इस तरह निकाला। अब आशा है तुम समझ जाओगे, इसको ध्यान से पढ़ो समझ लोगे। अगला सवाल कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन catch द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमेज पर दिस सब्सटेंस इज, देखो भाई, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगी, लैम्डा 0 बराबर 12,400 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करो, 3 चौका 12, 3 1 जा 3, 10 3 3 जा 1 3, 43 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है ना। एनएम में इसका हुआ तो 413 पॉइंट इतना एनएम, इतना। तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा, जस्ट थोड़ा सा बड़ा रहे तो उसका काम चल जाएगा। तो ये 414 हो गया, देखो सही है, इनका उत्तर हो गया 414। तो वर्क फंक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, वो काट लेगा। अगला सवाल ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इज द प्लॉटेड अगेंस्ट द न्यू, ठीक है, फोटोन न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू के साथ। तो इसके ये स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बताएगा, ये देखो क्या है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
देखो ई के क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू ये कितना होगा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यही रहता है ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो फोटान की जो एनर्जी रहती है उसमें से वर्क फंक्शन घट गया तो इतनी एनर्जी ये डिफरेंस होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसी का ग्राफ इन्होंने बनाया, ठीक है, देख रहे हो। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, एच। स्लोप क्या है, स्लोप एम एक्स, ये देखो ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो तो एम तो एच बन रहा है ना, तो स्लोप इज एच। तो क्या है, स्लोप इज प्लैंक कांस्टेंट एक। अच्छा, स्लोप तो ठीक है, ये कट क्या है ना, तो यहाँ पर जो ये कट बनता है, यहाँ पर E इक्वल टू 0 करें तो एच न्यू, तो ये क्या आएगा, ये जो कट बनता है ना, ये सेक्शन इंटरसेप्ट क्या बनेगा, इंटरसेप्ट जो होगा ई के इक्वल टू 0 कर दो तो न्यू बराबर 5/h, है ना। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/h की, ठीक है। ग्राफ का इतना वाला पार्ट 5/h, और ये ग्राफ यदि नीचे जाएगा तो यहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा तो ये 5 बनेगा, ये क्या है, वर्क फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें पूछ सकता है, आज एच पूछा है, स्लोप पूछा है, कल दूसरी चीज़ें पूछ जाएगा, तो इसके लिए आप सावधान रहना। नेक्स्ट कहता है ए मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो भाई, ये लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा ये उसकी एनर्जी हो गई, मैंने एच न्यू पहले वाले की, ये बराबर कितना हो गई, वो जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और प्लस 5 है। एक दूसरी में व्हेन द सरफेस इज लिमिटेड लाइट विद λ3, λ3 क्या हो गई, CH/λ/3 तो वोल्टेज जो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गई, 2V हो गई, तो 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 + 5, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी लें, एच न्यू इक्वल टू EV, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेने पड़ेंगे तो ये वोल्ट बन जाएगा, और ये 5, तो इसमें V प्लस इतना, ये बेसिकली इसमें V को वोल्ट में लेना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में EV में लेना पड़ेगा, एच न्यू को EV में लेना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन ऐसा बनता है। तो ये अब ये 2 हो गया, देखो बस, अब चाहिए क्या, 5 बताओ, कोई बात नहीं, इसको कैसे हल करेंगे, ये 3 है तो इसको 1/3 कर देते हैं, नीचे वाले को भी इसमें 3 का गुणा ही कर दो ना, तो ये हो गया CH/λ, है ना। तो ये 8 + 5 हो गया, ये इक्वल टू 3 का हमने इसमें गुणा कर दिया है, तो 6 + 3 5, ठीक है कि नहीं। तो 5 इक्वल टू ये चाहिए क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, चलो जो आएगा, 5 कितना हो गया, 5 हो गया 2, नहीं 2 5 इक्वल टू 2, तो 5 इक्वल टू 1, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये देखो, ये लैम्डा में क्यों आ रहा है, दिस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
तो फाई इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, फाई हो गया। चलो तो ये सी एच बाई लेमडा इक्वल टू 9 हो गया है ना। देखो आपने ये निकाल लिया सी एच बाई लेमडा, ये निकाल दिया, और सी एच बाई लेमडा जीरो। लेमडा जीरो क्या है? लेमडा जीरो जो है आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये, ठीक है ना। अब लेमडा और लेमडा जीरो का रेशियो निकालना है, मार्क कर दो। तो ये हो गया लेमडा जीरो बाई लेमडा। मतलब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 कर दिया, और ये 9 हो गया। तो लेमडा जीरो इक्वल टू 9 लेमडा, ठीक है ना। ये उत्तर हो गया 9 लेमडा, ये सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, ये कह रहा है कि लाइमन की पहली सीरीज का जो वेवलेंथ है वो लेमडा है। लाइमन सीरीज का पहली वेवलेंथ लेमडा है, तो सेकंड वेवलेंथ बताओ। कोई बात नहीं, देखो ई एन जो होती है -13.6 बाई एन स्क्वायर, ये होती है। लाइमन सीरीज कैसे बनती है? लाइमन सीरीज का एन इक्वल टू 1 यहाँ होता है, एन इक्वल टू 2 है, एन इक्वल टू 3। पहली वेवलेंथ ये बनती है लैम्डा, दूसरी बनती है यहाँ से n3 से, ये लैम्डा 2 बनती है, ठीक है ना। अब इसका डेल्टा ही देख लो, ठीक है ना। तो इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है देखो, ये निकालते हैं। देखो सी एच कैसे निकालोगे इसको, ये एच न्यू इक्वल टू कितना होता है, ई 2 माइनस E1 है ना। तो ये हो गया -13.6 बाई 1 माइनस 1/4, ये माइनस हटा दो, ये हो गया ऐसा। और इसको आप लिख सकते हो, अगली वेवलेंथ देखिए, सेकेंड वेवलेंथ क्या होगी, वो n3 से n इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये हो गई सी एच बाई लेमडा 2, तो ये कितना हो गया 13.6, ठीक है। 1 माइनस 1/9, ये 8/9 गुणी 13.6। अब डिवाइड कर दो इन दोनों को, एक नंबर 2 नंबर, एक में 2 का भाग दे दो, तो ये लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू 3/4 गुणी 9/8, तो ये हो गई 27/32, ठीक है ना। लेमडा 2 इक्वल टू 27/32 लेमडा, ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो, तो पहला उत्तर ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट पर देखो, अगला सवाल ये पढ़िए। यहाँ क्या सवाल में पूछ रहा है कि द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज लैम्डा एंड 2 लैम्डा, तो उनके वेलोसिटी का रेशियो था, ठीक है भाई। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा डी कितना होगी, एच बाई एम बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम वी लैम्डा डी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये इस इक्वेशन का उपयोग लो,
एक है अल्फा पार्ट हाइड्रोजन, दूसरा है अल्फा पार्टिकल, 2 और 4। ठीक है ना। तो ये इनकी वेलोसिटी कुछ होगी। तो देखो मास है, इनका मास क्या है, पहले हाइड्रोजन कर लो। m मास है, एक प्रोटॉन है, b हाइड्रोजन ले लेते हैं, लेमडा दिया है, हाइड्रोजन का लेमडा दिया है। ठीक, m अल्फा पार्टिकल चाहिए, b अल्फा निकालना है, 2 लेमडा दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। m अल्फा क्या है, 4m है, 4 गुना है ना हाइड्रोजन का। b अल्फा निकालना ही है, 2 लेमडा। देखो क्या क्या हो गया, लेमडा और m कट गए, लेमडा m कट गए, तो वी एच बाई वी अल्फा, ये कितना हो गया, 8/1। ठीक, ये भी ना। नेक्स्ट चलो, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रिक्वेंसी ऑफ कितना हर्ट्ज इज प्रोड्यूस बाय लेजर। लेजर कितना बना दिया, उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है, मैंने एक तरह से लेमडा दे दिया। द पावर इमिटेड इज इतना, पावर उसमें इतना आ रहा है। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड आर इमिटेड। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि मान लो n फोटॉन निकल रहे हैं, उनकी एनर्जी कितनी है, h न्यू है, ये मिलकर कितना हो गया, 2 × 10⁻³ वाट हो गया। ठीक है ना। अब देखो n निकालना है, h कितना है, 6.6363 10⁻⁻34। ठीक है, न्यू कितना है, 6 × 10⁻14, ये बराबर 2 × 10⁻³ है, -3 है ना, क्या है, 2 × पावर तो इतनी है, कोई बात नहीं। अब पहले घात का उपयोग कर लो, n बराबर क्या हो गया, ये हो गया 20 है ना, इधर का हिसाब हो गया 20 -20 और उधर के, तो n = 2.663 × 6। ठीक, ये हो गया, और ये हो गया 10⁻17। क्यों, ये 20 बच गया है ना, ये -20 इधर जाकर +20 हुआ, ये 17 हो गया। बस यही हुआ जो भी है। तो इसकी वैल्यू जितनी आ जाए, देखो कितनी बनी है, चलिए 36 हो गया। चलो इसको घटा देते हैं, ये 3 हो गया, मैंने 1/18 × 10⁻17। बस इतनी ही अनुमानित लगाना है, जितनी बनती है। देखो दशमलव नहीं जाएगा, फिर एक और 0 होगा, 100 हो गया, 18×5 5। ठीक, × 10⁻17, तो ये हुए 5 × 10⁻15। देखो ये बना। ठीक है, आगे देखो, ये क्या पूछ रहा है, इसको पढ़ो। इलेक्ट्रॉन बीम यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप when they accelerated by the voltage is इतना किलोवोल्ट। कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बीम का कोई लेना देना नहीं है, बस ये वेवलेंथ है। इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी इतनी है, de Broglie वेवलेंथ लैम्डा 0 है। ठीक है ना। तो ये de Broglie वेवलेंथ का परिभाषा क्या होती है, 12.3/v, ये होती है de Broglie वेवलेंथ जो होती है, इतना होते हैं। तो when the voltage is increased to 40 kV, then the Broglie wavelength associated with electron beam would be। कोई बात नहीं, देखो तो ये लैम्डा 0 कितना है, 12.3/v। v कितना दिया है, पहले दिया है 20,000,
वोल्ट, ठीक है। और लेमडा निकालनी है, लेमडा 1 ले लो, लेमडा 0 बोल रहा है नहीं, इलेक्ट्रॉन भी शायद, हाँ ये लेमडा 0 इसको बोला ना, तो इसको हम लोग लेमडा 1 कर लेते हैं। तो ये हो गया 12.3 भाई 40,000, ठीक है। डिवाइड करो लेमडा 1 बाई लेमडा 0, तो ये क्या हो गया, 1/2 हुआ क्या, 1/2 हुआ। तो इसका हो गया लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 0/2, ठीक है ना। लेमडा 0/2 को और ये फॉर्मूला गलत किया, ये रूट भी होता है, ये गलत किया है हम लोगों ने, ये तो ये हो गया रूट इधर, ये फॉर्मूला ये है। जब ये जो है ना इसमें लेते हैं, जब डिब्रोगली वेव के लिए रूप में लेते हैं तो इस फार्मूले को रूट भी करते हैं, और जो फोटॉन के मामले में लेते हैं तो सीधे लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका सही उत्तर है, ये डी उत्तर हुआ देखो आज। तो ये फार्मूला रट कर रखो, नहीं तो फार्मूला गलत हुआ तो मेरे जैसे तुम लोग भी गलती करोगे, ठीक। ये सवाल तो देखो, ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के संबंध में ये पूछ रहे हैं। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का, देखो सिंपल बात ये है कि एच न्यू फोटॉन की एनर्जी आई तो ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी इसकी, प्लस वर्क फंक्शन में चला गया, ठीक है। और इसी काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉप करेगा, तो वो ई भी हो जाएगा +5 हो गया। तो हमारा इक्वेशन ये है, ठीक है ना। बस इसी पर सवाल होगा, जो भी होगा हम लोग डिसाइड करेगा। पहले एक बोल रहा है इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटर, स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटर। हाँ भाई ये देखो सही है क्या, ये कह रहा है केवल 5 पे डिपेंड करता है, 5 पे कैसे डिपेंड करेगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी ना, 5 है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ई भी जो है एच न्यू माइनस इतना होगा ना, देखो ई बी बराबर एच न्यू -5, तो ये एच न्यू पर भी तो डिपेंड करेगा और 5 पर भी, दोनों मिला के डिपेंड करेगा, तो इसलिए गलत हो गया। दिस सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। ये क्या मतलब है, देखो ये प्लेट है, फोटो प्लेट है, यानी ये मेटल प्लेट है, इसके ऊपर लाइट जितनी ज़्यादा गिरेगी, जितने नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा गिरेंगे, है ना, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा, ठीक है। जितने ज़्यादा गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही आएंगे। तो क्या है, द सैचुरेशन करे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही इंटेंसिटी, करंट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। ये तो सही हो गया, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हाँ भाई ये कभी होगा क्या, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं निर्भर करेगी, वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन का निकालना भी निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेगा, यदि वेवलेंथ छोटी हो, वेवलेंथ बड़ी हो जाए तो इससे इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेगा, करंट तो गई अपनी निकलेगा, ठीक है। अगला देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द वेव थियरी ऑफ द लाइट। कैन बी वेव थियरी, ये कहाँ से आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थियरी ऑफ लाइट से क्या कैसे एक्सप्लेन किया, वही तो फेल हुई है ना। फोटो इलेक्ट्रिक जो है वेव थियरी ऑफ लाइट ही तो फेल हुई यहाँ पे, और यहाँ पर लाइट को पार्टिकल बना दिया, तो इसको बेसिकली कहते हैं डुअल नेचर
या क्वांटम थियरी, क्वांटम थियरी, थियरी ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो इसकी डी भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा सही उत्तर हुआ भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या सवाल पूछता है, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एक्सेलरेटेड बाय इतना, इसको तो अभी लगा चुके हैं ना, लैम्डा रूट 2, इसको तो अभी लगाया है, अभी पीछे वाले सवाल में यही था, ये रिपीट कर दिया है शायद। ओ ये ईयर देखो, ईयर वो शायद 24 का सवाल रहा होगा, और ये इसको दूसरे शिफ्ट में रिपीट कर दिया है। तो तुम्हारा सवाल ये जो है ना, आप याद रखना, कभी भी रिपीट हो जाते हैं सवाल, इनके पास ज़्यादा नहीं है, और इन्हीं सवालों को हेर फेर करके उनको पूछना पड़ेगा। तो इसलिए सवाल जितने भी आप पढ़ रहे हो, सावधानी से पढ़ो, अच्छे से मनन करो, इन्हीं में से कुछ न कुछ आएगा, तुम्हारा इतना आ जाएगा कि तुम्हारे नंबर अच्छे मिल जाएंगे। आगे बढ़ो, क्या बोलता है भाई, गिवन द टू स्टेटमेंट देवा, कौन करेक्ट, कौन करेक्ट और नॉन करेक्ट दे रहा है, एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा। Stopping potential in photoelectric effect doesn't depend on the power of the light source। हाँ भाई, ये होता है क्या, stopping potential in the photoelectric effect doesn't depend on the power of light source, ठीक है ना। पावर ऑफ लाइट सोर्स से कैसे निकालेगा, पावर ऑफ लाइट सोर्स से तो नंबर ऑफ फोटॉन निकलेगा ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड, इस पर डिपेंड नहीं करता, ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स। ये बात सही है, सही है ना, उसके पावर पर नहीं निर्भर करता, इसमें से जिस नेचर का फोटॉन निकलता है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है। देखो H = EV+5, ठीक है ना। तो ये जो मान लो तुम्हारा लाइट कुछ भी होगा, ऐसे लाइट सोर्स कुछ भी होगा, ये लाइट सोर्स तो कोई किसी भी फ्रीक्वेंसी का फोटॉन दे सकता है ना। इसमें कौन सा फोटॉन दे रहा है, किस फ्रीक्वेंसी का फोटॉन दे रहा है, उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इसके पावर पर नहीं निर्भर करता, पावर ज़्यादा हो सकता है पर फोटॉन पर फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, ऐसा भी होगा। कब, जबकि पावर ज़्यादा हो और लैम्डा कम हो, लैम्डा बड़ी हो, तो फिर तो क्या काम से इससे कुछ नहीं निकलता दूसरा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ये सही है। फॉर ए गिवन मैटर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। हाँ भाई देखो, वेवलेंथ पर निर्भर कर रही है ना। फॉर द गिवन मैटर, मैटर दिया हुआ है मतलब 5 भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी सही हो गया, तो दोनों ही सही है, बोथ आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट एंड आर करेक्ट, बहुत सही है, ठीक है ना। बाकी छोड़ दो। अगला सवाल क्या पूछता है, ये सवाल को देखो, इसमें कह रहा है कि 20 मिलीवाट ये एनर्जी है कितनी, 20 × 10⁻³ वाट, ठीक है ना। इसकी पावर इतनी है। 399 सेकेंड तक एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर रहे हैं, ऐसे लाइट डाल रहे हैं और ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये लेजर बीम होगी, मान लो लेजर बीम में सारी की सारी पैरेलल है और फोटॉन इस पर टकराते हैं और अपना पूरी एनर्जी इसको दे देते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्ट करता तो डबल मोमेंटम लगता। अब देखो कह रहा है कि टोटल मोमेंटम कितना है, टाइम लिया इसने 300 नैनोसेकेंड ns, ठीक है। चलते हैं, देखो एक फोटॉन यदि टकराएगा
तो ये देखो P कितना होगा, फोटान का P इक्वल टू H/mc, है ना। और इसको H/λ क्या है, देखो mc² बराबर, तो m तो इसका है ही नहीं ना, लेट्स में छोड़ दो, और इसका mc² बराबर h/ν रहता है, c/λ, ये h/ν, ठीक है ना। तो mc बराबर कितना हो गया, देखो c से c कट गया, h/λ। इसीलिए फोटान का जो मोमेंटा होता है ये होता है ना। फोटान का जो मोमेंटा होता है, m क्या है, फोटान का डायनेमिक मास है, तो ये इतना होगा। ये फार्मूला आगे चलकर न्यूक्लियर फिजिक्स में तुमको बहुत उपयोग करना पड़ेगा। तो ये मोमेंटा जो है इसके पास इतना है, h/λ, है ना, h/λ। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो मोमेंटा है वो कितना है, देखो वो mc है, वो कितना है, h/c है, यानी E/c। इसीलिए EM वेव में E/c इसका मोमेंटा होता है, ठीक है ना। मोमेंट का डायनेमिक मास m होता है, mc² बराबर h/ν, टोटल एनर्जी। तो mc मोमेंटा है, mc कितना होगा, P/h/λ। तो ये इक्वेशन आप देख लो, यहाँ कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। हमने P कैसे निकाला, देखो पहली चीज़ क्या हुआ, mc², ये आइंस्टाइन का रिलेशन है, टोटल एनर्जी, तो फोटान की एनर्जी h/ν मान लिया, ठीक है ना। तो अब आप ये कहोगे कि mc इक्वल टू, बचा दो इस पर, mc को ही हम P कह देंगे, ये बराबर h/c, ये E/c। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के एनर्जी बाई c ये मोमेंटा होता है, और इसी रिलेशन का उपयोग करते हैं, है ना। तो अब ये देखो एनर्जी बाई c, तो इसको टोटल मोमेंटा मिला क्या, डेल्टा P, 300 नैनो सेकेंड में, 1 सेकेंड में मिला 30/10⁻³ 8, और टाइम लिया 300 × 10⁻⁹ सेकेंड, इतना एनर्जी जूल मिला, और उसमें c का भाग दे दो, तो 3 × 10⁸ c हो गया। अब इसकी वैल्यू देख लो कितनी हो गई, अब हिसाब कर लो, 3 9 3 12, 12 8 20, है ना। अच्छा इनका भी कर लेते हैं, 3 ये भी है, तो ये 3 खत्म हो गए, 3 से ये 3 खत्म हो गए, तो ये 3 गुणित, अब देखो कितना हो गया, 9 8 17, 10⁻⁻17, 10⁻⁻17, वो क्या होगा, जो भी होगा इसका न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो भी हो ना, kg मीटर पर सेकेंड, वो तो यही होगा ना। तो ये डेल्टा P निकल गया, कितना हुआ, 2 क्यों हुआ, अच्छा यहाँ 2 है, 2 था, तो आपने ये 2 था यहाँ पर, तो ये 3 कट गया, तो 2 बचा, ये हमने गलती कर दी, ये 2 था ना, 2 का उपयोग कर लिया, हाँ, तो ये 2 × 10⁻⁻17, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम कॉन्सेप्ट से संबंधित होगा, जो हम लोग अब पढ़ेंगे, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।